आनंद कृषि विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मिनेश शाह जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, और हमारे इस कृषि विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति डॉक्टर के.बी. कथीरिया जी, कुल सचिव माननीय डॉक्टर गौतम पटेल जी, अनुसंधान निदेशक आदरणीय डॉक्टर M.K. झाला जी, जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद, अनुसंधान परिषद एवं विस्तार शिक्षा परिषद के आदरणीय सदस्यगण, विभिन्न संकायों के डीन, मीडिया के प्रतिनिधि, अभिभावकों, प्रिय छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए और विशेष करके हमारे उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने लंबी मेहनत और तपस्या करके आज डिग्रियां प्राप्त करनी है, उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए और उन शिक्षक गण के लिए जिन्होंने स्वयं दीपक की तरह जलकर अपने विद्यार्थियों को अपनी विद्या से अलंकृत करने का काम किया है। इन सब को आज के इस विश्वविद्यालय के उत्सव स्वरूप दीक्षांत समारोह में आप सबका अभिनंदन, स्वागत और बधाई भी आपको देता हूं। भाई और बहनों और प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे से पहले आदरणीय कथीरिया जी ने, कुलपति महोदय ने अपने विश्वविद्यालय की अब तक की गतिविधियों की बड़ी विस्तृत जानकारी दी। बहुत संतोष हुआ। कई क्षेत्रों में आपके संस्थान ने सम्मान प्राप्त किए हैं और 800 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं आज डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं और अलग अलग रिसर्च के क्षेत्र में, बीज उत्पादन के क्षेत्र में आपके इस विश्वविद्यालय में जो रिसर्च हो रही है, उसके लिए मैं कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच में रखी हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को विश्व पटल पर आगे बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, और जिन विषयों से आप और हम जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी और पशुधन, उस दिशा में उन्होंने जो बड़े निर्णय लिए हैं, उसके लिए हम उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन और अभी आदरणीय शाह जी ने जो हमारे बीच में बताया, सेक्स सॉर्टेड सीमन, जो हम विदेशों से लेते थे, बहुत महंगे मिलते थे। मैं खुद किसान हूं, मेरे पास में 350 गाय हैं और मैं अपने लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन विदेश से मंगाता था और वो मेरे को 2200 रुपए में एक सीमन मिलता था। आज भारत सरकार ने कितना बड़ा निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने
कि आज हम आत्मनिर्भर इस दिशा में हो रहे हैं। हमें बाहर के लोगों की ओर देखना पड़ता था। आज भारत सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इन सीमन को बनाने जा रहा और शुरू कर दिए, और कितनी थोड़ी 200-250 रुपए में वो तैयार होंगे। और मैं गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विभाग को भी बधाई देता हूं। उन्होंने उन सेक्स सॉर्टेड सीमन को किसानों को कुल 50 रुपए में देना शुरू कर दिया, ओनली 50 रुपए में। अब इसका परिणाम क्या होने वाला है? इसका परिणाम ये होगा कि जो बेचारे बछड़े बैल जो कभी खेती बाड़ी में हल चलाने के प्रयोग में आते थे, आज कोई हल तो चलाता नहीं, ना हिम्मत है हल चलाने की। पैदल चले उसी में सांस चढ़ जाते हैं, हल में तो बुरी गति होगी। तो ऐसी स्थिति में जितने बैल हैं, बछड़े हैं, वो किसी काम के नहीं रहे। बेचारे घूम फिर करके सब कत्ल खानों में जाते हैं या रोड पर घूमते एक्सीडेंट करते हैं, किसानों की फसल बर्बाद करते हैं। इसका इतना जबरदस्त ये हल होगा कि अब हमारी गाय बछड़ियां ही पैदा करेंगी, बछड़े पैदा नहीं होंगे। होते तो हैं उसमें, लेकिन उतने तो रहने भी चाहिए, नहीं तो ये परंपरा ही खत्म हो जाएगी जनरेशन की। और मैंने पिछले वर्ष अपनी डेयरी में 100 गायों को सेक्स सॉर्टेड सीमन दिया और उसका परिणाम 92 बछड़ियां मेरे यहां एक साल में पैदा हुई, 92। और मेरी जो बछड़ियां हैं वो इतनी बढ़िया उनकी मां है गाय, और इतने अच्छे सेक्स सॉर्टेड सीमन है। मेरी एक एक बछड़ी पैदा होते ही 1 लाख रुपए की है, इससे कम की एक भी नहीं। तो ये है किसान की आय का बढ़ाने का तरीका। जब अच्छा पशुधन होगा, दुधारू होगा, तो किसान उससे बच्चों को दूध भी पिलाएगा और उसका दूध बेच करके अपनी आमदनी भी बढ़ाएगा। और जिस प्राकृतिक खेती का अभियान हमने चलाया है गुजरात और पूरे देश में, अब तो ये राष्ट्रीय मिशन बन गया है। अब ये केवल गुजरात नहीं, पूरे देश में चलने वाला है। उसमें देसी गाय के बिना प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती। अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमन आएगा, किसान का विश्वास पैदा होगा। अब उसके लिए गाय लाभकारी बनेगी, तो वो उसको पालेगा, तो साथ में वो प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ेगा। तो मैं आदरणीय मिनेश शाह जी को, डॉक्टर साहब को बधाई देता हूं। और इसके साथ उन्होंने सहकारिता विभाग, जो किसान को आपस में जोड़कर उसकी इनकम बढ़ाने का तरीका है, ये भी बहुत एक किसान को मजबूती देने का बहुत बड़ा अभियान है। इसके साथ आपने मधुमक्खी पालन की बात की। अब मैं बातचीत आपके साथ थोड़ी देर करना चाहूंगा। मैंने 300 डिब्बे मधुमक्खी के अपने खेत में पाले और वो बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा उत्पादन हो रहा था। और मेरा जो प्राकृतिक खेत है 180 एकड़ का, उसमें वो शुद्ध शहद का निर्माण भी कर रहे थे, लेकिन वो मक्खियां तो स्वच्छंद हैं। आप जानते हैं कि वो अपने घर से 3 किलोमीटर के दायरे में घूमती हैं शहद इकट्ठा करने के लिए। लेकिन मेरे साथ पिछले 2 साल पहले घटना घटी। पड़ोसी कुछ दूर के 3 किलोमीटर क्षेत्र के किसानों ने अपने खेत में पेस्टिसाइड का स्प्रे किया और मेरी मक्खियां बेचारी वहां पर भी शहद इकट्ठा करने चली गई और वो उस पेस्टिसाइड में सारी मर गई और मेरे 300 डिब्बे जो है वो सारे खाली हो गए, बर्बाद हो गए।
अब मैं आप सब वो आदरणीय यहां पर बैठे जो किसान कल्याण के काम में रात दिन लगे हुए हैं। आप लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, इस युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, रिसर्च का भी काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बधाई और साधुवाद है। मैं टेक्नोलॉजी का कतई विरोधी नहीं, कितनी टेक्नोलॉजी को हम अपना करके सरल और आगे बढ़ जाए उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन इसका मैं खुल करके विरोध करता हूं कि हम जिस रासायनिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हम तेजी से इसका विकल्प नहीं ढूंढेंगे तो हम बहुत देरी करेंगे, बहुत लेट हो जाएंगे, पछताने के सिवाय कुछ बाकी नहीं बचेगा। आज के दिन आप लोगों की मेहनत से, किसान के परिश्रम से भारत के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। आज अन्न की कमी नहीं है, आज मौका है अपने को विकल्प तलाशने का। अभी 6-7 महीना पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में और दूसरी है पश्चिमी बंगाल में। वहां के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो आईसीआर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केवल 2 अनाजों पर रिसर्च किया है जो भारत में लोगों का पेट भरने के मुख्य रूप से काम आते हैं, एक गेहूं और एक चावल। उन दोनों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन दोनों ही अनाजों में 45% पोषक तत्व है ही नहीं। सोचिए आप, जो हम लोगों को खिला रहे हैं इस समय देश में, आईसीआर के ही साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, उसमें 45% पोषक तत्व बचा ही नहीं है। और उससे कारण पूछे क्यों नहीं बचा, तो उसके कारण उन्होंने 2 दिए। एक हाइब्रिड बीजों का उपयोग और दूसरा खेतों में ये यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का भरपूर प्रयोग। इन दोनों ने इन अनाजों के पोषक तत्व को आधा कर दिया। अब इसमें और सोचिए, एक चालाकी है इसमें, इसको ध्यान करना। उन साइंटिस्ट ने केवल 2 ही अनाज पर रिसर्च किया, लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, बाकी जो अनाज हैं, बाकी जो फल फ्रूट हैं, साग भाजी, वो भी तो उसी धरती में पैदा होता है जिसमें तो चावल गेहूं पैदा थे। जब गेहूं चावल में कुछ नहीं बचा तो बाकी में क्या बचा है? अर्थात जितना भी आहार आज हम खा रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे पोषण को पूरा नहीं करता है। हम ताकत केवल एक चीज पे लगाए हुए कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन गुणवत्ता भी तो देखो। उसे जो खाएंगे उनको कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक होगा, दुनिया भर की बीमारी हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बच्चा कैंसर से पीड़ित है। उस बच्चे ने बताओ कौन सा धूम्रपान कर लिया, उस बच्चे ने कौन सी दारू पी ली, उस बेचारे ने कौन से व्यसनों से अपने जीवन को खराब किया है। इतना छोटा बच्चा भी कैंसर से जूझ रहा। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, आज से 50 साल पहले हम कैंसर को जानते नहीं थे, कैंसर क्या है। हार्ट अटैक को जानते नहीं थे, हार्ट अटैक क्या है। डायबिटीज को नहीं जानते थे, डायबिटीज क्या है। आज इतने रोग फैल रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पताल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, इलाज कोई नहीं मिल रहा इसका। और मैं एक और भी बात जानता हूं और आप भी जानते हैं, दुनिया में बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारणाभावात कार्य भाव, न तो कारणाभावात कार्य भाव। भारत के ऋषि कहते हैं कि बिना कारण के दुनिया में कार्य नहीं।
इस माइक का कारण बिजली है। इसमें से बिजली चली जाए तो ये दिखने वाला किसी काम का नहीं है। ये जो पंखे घूम रहे हैं ये दिखाई देते हैं, न दिखाई देने वाला बिजली इनके चलने का कारण है। कोई आदमी यूं कहे कि वर्षा बहुत हुई, बादल नहीं थे, कौन मानेगा? बादल होंगे तो वर्षा होगी, बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। धुआं बहुत है, कोई कहे आग बिल्कुल नहीं थी, कैसे मानेंगे? आग जहां पर वहीं धुआं होगा, बादल जहां पर वहीं वर्षा होगा। तो कारण से कार्य बनता है। तो बीमार सब हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक 20 साल पे आ गया है, डायबिटीज बच्चों में हो रही है, छोटे छोटों में। तो ये बिना कारण के अपने आप हो गई। हजारों साल से, लाखों साल से दुनिया बसी हुई है। ये रोग कभी नहीं थे, एकदम कहां से आ गए? इनका एकदम कुछ नहीं दुनिया में, इसका कारण है। और वो कारण है कि स्लो पॉइजन इन आहार के द्वारा हम खा रहे हैं। आज दूध में यूरिया, मां के दूध में यूरिया, पशुओं में कैंसर। अभी शाहजी 4 दिन पहले एक हमारे डेयरी के चेयरमैन साहब मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से कहा, 4 दिन पहले की बात है, हमारी अमूल डेयरी से एक डेयरी जुड़ी हुई है, अशोक जी चेयरमैन मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि हम अपने अमूल दूध के प्रोडक्ट विदेश में भेजना चाहते हैं, लेकिन वो लेते नहीं। मैं कहा क्यों नहीं लेते? कि जब टेस्टिंग होती है तो घी में भी पेस्टिसाइड मिलते हैं, दूध में भी जहर है। आप समझ रहे इस बात को? आप आदरणीय नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आपसे मेरा नम्रता पूर्वक निवेदन है, आप इसे अन्यथा न लें। हमारे बच्चे भी वही जहर पी रहे हैं, हमारे पोते भी वही पी रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां ले रही हैं। जब इसका विकल्प है तो क्या हमने बदलना नहीं चाहिए? क्या हमने सोचना नहीं चाहिए? आज कितनी बड़ी चुनौती, अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में रासायनिक खेती का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो यूरिया, डीएपी किसान खेत में यूं छिड़कता है तो उसमें नाइट्रोजन ही तो है यूरिया में, और वो नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें तीसरी गैस पैदा होती, नाइट्रस ऑक्साइड। आप तो बालकों को पढ़ाते हैं, आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। क्यों साहब, आपने पढ़ा कि नहीं प्यारे छात्रों? अरे बोलो तो सही, गलत है ठीक है? ठीक है ना? नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। और हम लाखों करोड़ों टन यूरिया, डीएपी सारा दिन किसानों से छिड़कवा रहे हैं, तो धरती को जहर युक्त बना रहे, जहर से मुक्त बना रहे हैं। पानी जो 30 साल पहले कहीं पर पी लेते थे, आज बोतलें लिए घूमते हैं। आज कहीं पानी नहीं पी सकते हम। हमने सारी धरती के पानी को जहरीला कर दिया, हवा जहरीली बन गई, अन्न जहरीले बन गए। जितना फल फ्रूट खा रहे सब में जहर है। कैसे बचेगी ये जिंदगी? कैसे बचेगा ये पर्यावरण? तो इसका सोचना चाहिए। और कौन सोचेगा? आप आदरणीय लोग सोचेंगे। आप पर किसान का सबसे बड़ा विश्वास है। मेरा नम्र निवेदन है कि आपके प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ी दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिया, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का, इस धरती मां को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का, जल को बचाने का और लोगों के स्वास्थ्य को बचाने का और किसान की समृद्धि के रास्ते को प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय मिशन के द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया। पशुधन को बचाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन, ताकि वो दुधारू भी बने और अपनी जरूरत पैदा करें, ये अभियान लिया। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि आज हमारे आदरणीय जो हमारी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं प्रदेश में, सभी वाइस चांसलर महोदय बैठे हैं और मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने पिछले 2-3 सालों से बहुत अनुकूलता से काम शुरू किया है। प्राकृतिक खेती की दिशा में आप लोगों ने ईमानदारी से प्रयास शुरू कर दिए और हर महीना राजभवन में हमारी मासिक बैठक होती है। आप जो साइंटिस्ट यहां काम करते हैं, आप जो रिसर्च करते हैं, वो सारा हर महीने का लेखा जोखा पूरे प्रदेश के सामने आप द्वारा रखा जाता है। मैं बधाई देता हूं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय को कि इन्होंने अग्नियास्त्र, जो प्राकृतिक खेतों में कीटनाशक का काम करता है, उस पर यहां के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और क्या पाया कि निमाटोड जो गंभीर बीमारी है, जो पौधों की जड़ों को हानि करती है और पौधों को सुखा देती है और बड़े बड़े बाग भी सूख जाते हैं। पेस्टिसाइड में भयंकर जहरीली दवाइयां उसमें डाली जाती हैं, जो जड़ में से पौधे के तने में जाके फल फ्रूट जो भी अन्न खाते उसमें जाती है। लेकिन आप सब लोगों ने मिलके, यहां जो डिपार्टमेंट है मैं नहीं जानता, लेकिन कथीरिया साहब ने प्रेजेंटेशन में हमें बताया कि हमारा जो अग्नि अस्त्र है, जो कुछ भी जिसमें नहीं पड़ता, गाय का, देसी गाय का गौमूत्र प्रमुख है, उसमें प्रमुख गौमूत्र है और उसमें नीम, धतूरा, आक, चिरायता, गिलोय, ये आपका तंबाकू पैदा करते, ये सब चीज मिला के गौमूत्र में पका के हम ड्रिप के द्वारा जड़ों को देते हैं। और आपने पाया कि नेमाटोड का परमानेंट स्थायी इलाज कोई है तो वो अग्नि अस्त्र मिला है। अब इस पे तो ताली बजा लो, दुखी क्यों हुआ? अपना काम करके आप ही दुखी हो रहे हैं बैठे हुए। इसकी तो खुशी आपको होनी चाहिए, काम तो आपकी यूनिवर्सिटी ने किया है। और अभी पिछले दिनों हमारे बीच में चौबटिया साहब बैठे, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, जूनागढ़, अभी 5-7 दिन पहले ही हमारी मीटिंग थी। आपने डांग चावल के 2 खेत दिखाए प्रेजेंटेशन में, दोनों ही धरती रासायनिक खेती वाली थी लंबे समय से, मिट्टी। एक तरफ इन्होंने प्राकृतिक खेती का चावल पैदा किया और दूसरी तरफ रासायनिक का किया। दोनों खेत पहली ही बार में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 क्विंटल कम होगा जी हमारे वाले में। क्यों चौबटिया साहब इतना ही कम पाया ना? चौबटिया साहब बैठे हमारे बीच में। रासायनिक वाले में 1-1.5 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा मिला और हमारे वाला जो प्राकृतिक था 1-1.5 क्विंटल प्रति एकड़ कम मिला। इतना अंतर पाया। लेकिन रासायनिक वाले का खर्चा प्राकृतिक वाले से 4-5 गुना ज्यादा है। हमारा उतना खर्चा कम, वो भी बराबर हो गया। लेकिन जो खतरनाक बात है, रासायनिक वाला खाएंगे तो कैंसर होगा और प्राकृतिक वाला खाएंगे तो पहलवान बनेंगे, ओलंपिक में जाएंगे। ये अंतर नहीं है क्या? रासायनिक वाला
धरती को बंजर बनाएगा, प्राकृतिक वाला धरती को उपजाऊ बनाएगा। रासायनिक वाला 100% पानी प्रयोग करेगा और प्राकृतिक वाला 50% पानी का प्रयोग करेगा। ये छोटा अंतर है क्या? एक तरफ हम लोगों को अस्पताल में भेजेंगे और दूसरा खिला करके अस्पताल से छुट्टी दिला के लाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्या? इस बात को हम क्यों नहीं दिमाग से सोचते? मैं आदरणीय साइंटिस्ट जो हैं उनसे बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, आप सब लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, आप इस देश के लिए भाग्य विधाता बनने वाले हैं। आप इस देश के भावी पीढ़ी को रोग मुक्त करने वाले हैं। आप इस धरती मां को बचाने वाले हैं। आप इस जल को बचाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। उस जमाने में जरूर थी 60 के दशक में हरित क्रांति की, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि अगले वाले इतनी स्पीड पकड़ लेंगे कि धरती किसी काम की नहीं बचेगी। आज धरती मां बंजर हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। ये आपकी रिपोर्ट है। जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, आपकी भाषा में वो बंजर है कि नहीं? कतई नहीं बोलते भाई आप लोग, कतई मौन धारण करते, तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि भाई पता नहीं कितना बात सुनी जाएगी। ईमानदारी से बताओ, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो धरती बंजर होगी क्या? नहीं होगी ना? ये मेरे छात्र तो बोलते गुरुजी कतई नहीं क्यों करते। क्यों साहब, है क्या नहीं बात? ठीक है ना? ठीक। तो हमारा कितना ऑर्गेनिक कार्बन देश का इस समय? 0.2, 0.3, 0.4 पे खड़ा है। आया ना? तो ये तो बंजर हो गई। यूरिया डीएपी कम नहीं, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो धरती में रेजिस्टेंस खत्म होगा, बीमारियां ज्यादा आएंगी। बीमारियां ज्यादा आएंगी तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बढ़ेगा, और वो और बढ़ेगा तो हमारे खाद्यान्न में और तेजी से आएगा। कैंसर की जो स्पीड है और बढ़ेगी, डायबिटीज की स्पीड और बढ़ेगी, हार्ट अटैक की स्पीड और बढ़ेगी। आया ना? तो इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और कितना अंतर है, मैं ये कह रहा हूं, खाद्यान्न भंडार भरे पड़े देश के। अब मौका है, क्या मौका है? कि खाने से कोई बिना खाए कोई भूखा नहीं रहेगा। इस समय आप प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ो। अंतर कितना है? 1-1.5 क्विंटल का प्रति एकड़ अंतर है। 1-1.5 से अभी हम भूखे मरने वाले नहीं, लेकिन 1-1.5 तो पहले साल में अंतर है। पहले साल में, दूसरे साल में तो वो 1-1.5 क्विंटल रासायनिक से ज्यादा हो जाएगा। और इसका प्रमाण मैं हूं आपके सामने। मेरे पास 180 एकड़ जमीन है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। वहां पर हमारे वीसी साहब गए हैं। वहां मेरा डांगर धान 1 एकड़ में इस साल 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। 35 क्विंटल प्रति एकड़। बताओ, वो कम है क्या? कोई रासायनिक का किसान बताए जिसका 35 क्विंटल प्रति एकड़ है। मेरा हुआ, और प्राकृतिक में हुआ। तो इससे उत्पादन नहीं घटेगा, पहले साल घटेगा। क्यों? क्योंकि किसान को करने का भी तरीका नहीं। धरती हमने बंजर बना दी है, उसमें है ही कुछ नहीं। उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए 1-2 साल लगता है। और मजे की बात यह है, आप में जितने आदरणीय यहां पर, कोई ये बता दे कि रासायनिक चीजों से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता नहीं, बढ़ता, घटता है। और
मैं गारंटी से घोषणा करता हूं, चैलेंज के साथ घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने लगता, पहले ही वर्ष से। मेरी जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आज से 7 वर्ष पहले 0.34 था, आज मेरे उन खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 1 से ऊपर चला गया है, 1 से ऊपर चला गया, रिच कैटेगरी में चला गया। और हम उसको घटा रहे हैं। अगली बार अंतिम, आप तो साइंटिस्ट हैं, मैं तो साइंटिस्ट हूं नहीं, लेकिन आपके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, 8, 10, 12 मेरे बहुत संपर्क में जो रिसर्च करते रहते हैं, उनसे मेरे को ये जानकारियां मिलती हैं। धरती में होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, ये यूरिया डीएपी जो हम डालते हैं उसको भी पौधों का भोजन वही सूक्ष्म जीवाणु बनाते हैं, वो बचेंगे ही नहीं तो यूरिया डीएपी भी पड़ा रह जाएगा एक समय पर। 40-50 साल के बाद ये यूरिया डीएपी डालने के बाद भी कुछ नहीं पैदा होगा, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और आपका यूर कितना घट गया है, कितने सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो गए, इसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। और वो रिपोर्ट क्या है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के 7-8 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र जिला जो हरियाणा में है, उसमें 5 तालुका है, तहसील है। उन्होंने 5 किसानों के खेत में जाकर सैंपल लिए मिट्टी के, और किन किसानों के? प्रोग्रेसिव किसान। आप प्रोग्रेसिव किसान उनको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी डालते हैं, वो प्रोग्रेसिव किसान। उनके खेतों की मिट्टी ली उन्होंने और 5 किसानों की मिट्टी को आपस में यूं मिला दिया, और उसके बाद उन्होंने लैब में ले जाकर उनके सूक्ष्म जीवाणु की जांच की। वो कितने पाए? आपके जानकार है वाइस चांसलर साहब के डॉक्टर हरिओम जी साहब थे। 33,05,000 33,05,000 सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में पाए। किसमें? जो रासायनिक खेती करते थे। और फिर वो मेरे खेत में आए, वहां की भी मिट्टी के सैंपल लिए, और उस मिट्टी को भी उन्होंने जब रिसर्च किया लैब में ले जाके, तो मेरी मिट्टी में 1 ग्राम में पाए 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। सोचिए आप, 161 करोड़, और रासायनिक में पाए 33,05,000। कितने दिन यूरिया डाल के पैदा करेंगे जी हम धरती से? ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर यूरिया डीएपी क्या करेगा? अब भी मैं कहता हूं समय है, अब भी मौका है कि हम किसानों को बदलें। और जितने युवा मेरे बेटे बेटियां आज डिग्री लेकर जा रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जहां भी जाएं, जहां रहें, आप नए नए रिसर्च प्राकृतिक खेती की ओर करें। हम ये नहीं कि हम वहीं बंधे रहेंगे। अब तक जो रिसर्च आए वो बड़े पॉजिटिव आए। हमारी यूनिवर्सिटीज के आए, दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी के आदरणीय चौहान साहब हमारे वाइस चांसलर बैठे, आपके बीच में बैठे। इन्होंने पिछले सालों में खेत में हल्दी लगाई, हल्दी। रासायनिक में जितनी पैदा हुई, प्राकृतिक में उससे बिल्कुल डबल पैदा हुई, बिल्कुल डबल पैदा हुई। हमारे बीच में बैठे। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं, मैं आपके द्वारा पूरे देश को कहना चाहता हूं। आप अपने पर न लेना, आप तो बहुत बढ़िया लोग हैं, आप तो ठीक दिशा में कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। मैं
तीनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात मैं कर चुका हूं। आनंद ने काम किया है, जूनागढ़ ने किया है, हमारी क्या नाम दांतेवाड़ा ने किया है, नवसारी इस दिशा में काम कर रही। हमारी सभी यूनिवर्सिटी और प्राकृतिक यूनिवर्सिटी जो बनी टिम्बड़िया जी जिसमें, उसका तो काम ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। और वहां पहले ही साल जो मॉडल लगे हैं प्राकृतिक खेती के, और उनमें जो उत्पादन हुआ है, हलोल प्राकृतिक यूनिवर्सिटी जो देश और विश्व की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत संतोषजनक उत्पादन आया है। हमें कोई खतरा नहीं है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से भूखा मरेगा, ये गलत सोच है। क्यों? ये प्राकृतिक खेती है, ये जैविक खेती नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन घटता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खर्चा भी नहीं घटता है और उसमें मेहनत भी नहीं घटती है। लेकिन प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग है और जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल अलग है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार नहीं करते, वो करनी ही नहीं चाहिए, टाइम बर्बादी है। प्राकृतिक खेती करो। प्राकृतिक खेती क्या है? आप जंगल में जाते, सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे हैं, बताओ वहां यूरिया कौन देता है, वहां डीएपी कौन डालता है, वहां जंतुनाशक कौन डालने जाता है, गोबर की खाद वहां कौन देता है, पानी पेड़ों को कौन देता? कोई भी नहीं, प्रकृति से सब कुछ है। और जंगल का पेड़ जब समय आता फल से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो, प्रयोगशाला में ले जाओ, एक भी पोषक तत्व की उसमें कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है। जब प्रकृति परमात्मा की व्यवस्था जंगल के एक एक पौधे को सब कुछ देती है, तो मेरे खेत के पौधे को क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। यह है नेचुरल फार्मिंग। इसकी ओर जाएंगे तो पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, धरती मां भी बचेगी, हमारी गौ माता भी बचेगी, देश का धन भी बचेगा, देश आत्मनिर्भर और स्वस्थ होगा और किसान का खर्चा घटेगा और उत्पादन उसको पूरा मिलेगा और जहर मुक्त आहार की कीमत ज्यादा मिलेगी, तो किसान की भी समृद्धि होगी। तो आप सब आदरणीयों से मेरा निवेदन है, आज का ये कॉन्वोकेशन एक नई क्रांति पैदा करे, क्योंकि अभी अभी पिछले महीने 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को लॉन्च किया है। तो आप सब आनंद, ये यूनिवर्सिटी, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्म भूमि है, ये मुंशी साहब की जन्मभूमि है। यहां से यही क्रांति पूरे देश और विश्व में जाएगी तो एक इतिहास बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिस गति से रिसर्च के काम में आगे बढ़ रही है, बीज के बारे में आगे बढ़ रही है, इसी तरह से प्राकृतिक खेती पर रिसर्च अनुसंधान हर चीज पे होनी चाहिए। नीमाटोड की जैसे प्रॉब्लम निकाल दी, एक मिली बग बीमारी, मिली बग बोलते हैं उसे, मेरे खेत में अमरूद के पेड़ों में आई पिछले वर्ष, और मैंने केवल उसमें कुछ नहीं दिया, जो डेयरी वॉश है, जहां गौएं बनती हैं, जो धुलाई करके पानी निकलता है, उसका स्प्रे कर दिया। आज स्प्रे किया, अगले दिन बिल्कुल कोई भी मिलीबग नहीं बचा, मिट्टी बन गई एक ही दिन में। ये कितनी बड़ी समस्या है। किसान कितना पैसा खर्च करता है, कितना प्रदूषण से वातावरण खराब करता है, ये जहर लोगों के पेट में जाता है। अरे इन सब चीजों का समाधान है, जब धरती की आप उर्वरा शक्ति बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बीमारी भी कम आएगी। अब मेरे तो खेत में
कहीं पर भी ना मिलीबग है, ना निमाटोड है। अब बीमारी ही नहीं आती। बीमारी तो उसको लगेगी ना जो कमजोर होगा, बलवान को बीमारी कैसे लगेगी। अब पीछे कोरोना आया, उसमें वो लोग बेचारे चले गए जो इम्यूनिटी कमजोर वाले थे, उनको लगा। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो सारे बच गए। तो जी धरती में इम्यूनिटी होगी तो वहां बीमारी क्या करेगी। इम्यूनिटी तो हमने यूरिया डीएपी जहर डाल डाल के खत्म कर दी धरती की, वो बंजर बना दी। और हम उसको मां बोलते हैं। हमने अपनी मां को कितना दर्द पहुंचाया, कितना कष्ट दिया है, सारा दिन उस पे जहर डालने का काम करते हैं। वो बदले में क्या देगी। आज वो कुछ बचा नहीं उसके पास। तो मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप हमारे गुजरात की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस दिशा में और रिसर्च करें, नए नए शोध करें, नए नए बीजों पर शोध करें, भारतीय बीजों को उन्नत बीज में कन्वर्ट करने का काम करें, पर्यावरण के अनुकूल वो उत्पादन दे, ऐसा काम करें। और आप कर रहे हैं। इस दिशा में पूरे देश में आपकी ख्याति बढ़े, कीर्ति बढ़े और नई सोच जो काम उस काल में डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने करके देश को भूखा मरने से बचाया था, आज वो काम हमारी सभी यूनिवर्सिटीज करें कि जहर मुक्त खेती भी करें, उत्पादन भी पूरा मिले और धरती मां, पानी, वातावरण भी बचे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जितने भी युवा बेटे बेटियां आज डिग्री प्राप्त करेंगे उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां रहे, जिस जगह रहे, आपको बहुत सफलता मिले, आप बुलंदियों को छुएं, अपने माता पिता और देश के गौरव को बढ़ाएं। धन्यवाद।